नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का मैं महा मैराथन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों आज हम आपके पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सभी यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। एक ही वीडियो के अंतर्गत आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। एक वन शॉट वीडियो मैंने बनाया है जिसके लिए आप सब लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे, तो आप सबका इंतजार खत्म हुआ। एक ही वीडियो में पूरा पाठ्यक्रम कवर होगा और 100% गारंटी है जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं रिपीटेड तौर पर, उन सभी को मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसमें 3 से 4 मॉडल पेपर आपके इंक्लूड रहेंगे। पूरा पाठ्यक्रम प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर देखिए, मैं अभी आपको जो स्टार्टिंग में सॉल्व कराने वाला हूँ वो 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपका एमसीक्यू पैटर्न पर रहेगा, जो आपके रिपीटेड तौर पर है। उसके बाद में इसमें 2 आपके प्रीवियस सत्र के क्वेश्चन पेपर इंक्लूड होंगे और एक और मॉडल पेपर होगा, जिसी में पूरा पाठ्यक्रम आपका कवर हो जाएगा। 100% गारंटी है यहीं से पेपर आपका बनेगा। दोस्तों, आप सब किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर आपका पेपर ओएमआर सीट पर होने जा रहा है तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, जूलॉजी में जो आपका पेपर टाइटल है, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सेम है। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यानी अयोध्या यूनिवर्सिटी से आप हैं, या आपका कानपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, या आप एमजे बरेली विश्वविद्यालय से हो, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हो, आगरा विश्वविद्यालय से हो, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, इन सभी में जो पेपर होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर इस समय स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ का जैसे कि सेकंड सेमेस्टर का कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है कि थोड़ा लेट पेपर होने वाला है, तो उनका भी डेट शीट लगभग आ चुका है। तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप सब लोग एक महा मैराथन क्लास का वेट कर रहे थे, जिसके लिए मैंने आज क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सभी साथी तक अपने शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे बीएससी यानी कि बीएससी के फाइनल ईयर तक आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी सब्जेक्ट के लिए हेल्प मिलती रहेगी। इसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है जो टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस महा मैराथन क्लास को। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका इसमें है कि स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ। स्टार्च और सेल्यूलोज कई इकाइयों से बने यौगिक हैं। ये सिंपल शुगर से यानी साधारण शर्करा से बने हैं, या फैटी एसिड से, या फिर ग्लिसरॉल, या फिर अमीनो एसिड। तो इसमें आप सब ध्यान रखेंगे, स्टार्च और सेलुलोज दोनों एक प्रकार के ग्लूकोज हैं जो साधारण शर्करा की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंपल शुगर, साधारण शुगर से। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, जिसमें है इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ। इनुलिन किसका बहुलक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर ऑफ। देखिए, इनुलिन की बात हो रही है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें फ्रैक्टोज है, बी है ग्लूकोज, सी ग्लैक्टोज और डी है सुक्रोज। तो आपको बता दें, देखिए इनुलिन जो है ये फ्रक्टोज अणुओं का एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो इनुलिन इज एक पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन है इनुलिन फाउंड इन द प्लांट सेल इज ए, यानी पादप कोशिका में पाए जाने वाला इनुलिन एक है, एक प्रकार का ये लिपिड है, या ये प्रोटीन है, या फिर ये पॉलीसैकेराइड है, या विटामिन है। तो आप सब याद रखेंगे इनुलिन क्या है, ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ये क्या है? इनुलिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पादप कोशिका में पाए जाने वाला जो इनुलिन है ये क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, और इसको हम क्या कहते हैं? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन समझेंगे जिसमें है कि सुक्रोज इज ए कॉमन टेबल शुगर। देखिए, सुक्रोज का दूसरा नाम, अदर नेम जो है वो टेबल शुगर है। इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, सुक्रोज को कैन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुक्रोज इज ए कॉमन टेबल शुगर इज कंपोस्ट ऑफ, यानी सुक्रोज एक सामान्य टेबल शुगर है, ये किससे बना होता है? तो सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना है सुक्रोज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब
टेबल शुगर की बात हो यानी सुक्रोज की बात हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 जिसमें विच इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर, कौन सा अनअपचाई, नॉन रेड्यूसिंग शुगर को हिंदी में कहते हैं अनअपचाई शर्करा, तो इनमें से कौन सी अनअपचाई शर्करा है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये रेड्यूसिंग शुगर है, ये क्या है आपका रेड्यूसिंग शुगर है। आपका ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज भी रेड्यूसिंग शुगर है, मैनोज भी आपका रेड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज जो है ये टेबल शुगर यानी कि ये क्या है, ये आपका नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि शुगर एंड एमिनो एसिड आर, शर्करा और अमीनो एसिड क्या है, जिसमें पहला ऑप्शन है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी प्राथमिक मेटाबोलाइट्स हैं, बी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और डी ऑप्शन नंबर सी जिसमें फीड स्टॉक। तो फीड स्टॉक इसमें समस्या है नहीं, इनुकुलम होगा नहीं, इसमें हो जाएगा आंसर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी प्राथमिक मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, शुगर और अमीनो एसिड ये क्या हैं, ये दोनों प्राथमिक मेटाबोलाइट्स हैं। यानी ग्लाइको प्रोटीन की जब बात हो रही हो तो ग्लाइको प्रोटीन में शर्करा और अमीनो एसिड जीवन की बुनियादी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्राथमिक मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। प्रश्न नंबर 7 जिसमें है ग्लाइकोप्रोटीन कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन में होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, आठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेट प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मित, कॉन्जुगेट प्रोटीन को संयुग्मित प्रोटीन के नाम से जानते हैं, तो इनमें से संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है। पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे क्रोमोप्रोटीन, तो क्रोमोप्रोटीन क्या है, एक प्रकार का संयुग्मित प्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन भी आपका कॉन्जुगेट प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन ये सभी एक प्रकार के क्या है, ऑल ऑफ एबव, सभी आपके कॉन्जुगेट प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है अल्फा हेलिक्स मॉडल, अल्फा हेलिक्स मॉडल या अल्फा हेलिकल मॉडल ऑफ प्रोटीन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटीन का अल्फा हेलिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों प्रोटीन के अल्फा हेलिकल मॉडल की खोज पॉलिंग और कोरी ने की थी। किसने की थी, पॉलिंग और कोरी ने। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, इस बात का विशेषकर आप सभी ध्यान रखेंगे। सभी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जितने भी विद्यार्थी हमारे से यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज एनोमेरिक इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। तो एनोमेरिक कार्बन की बात हो रही है तो C1 को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। C1 जो है ये ग्लूकोज में पहला कार्बन C1 जो होता है ये एनोमेरिक कार्बन होता है जहां पर चक्रण होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है इन विच फॉर्म डज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, पौधों में भोजन किस रूप में स्थानांतरित होता है, सुक्रोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या फिर लैक्टोज के रूप में। आपको बता दें कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि सुक्रोज, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुक्रोज हो जाएगा। इन विच फॉर्म डज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, तो सुक्रोज के रूप में पौधों में भोजन सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 11 नंबर में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 और जिसमें पूछा गया प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ग्लाइसिन दिया गया है। तो ग्लाइसिन क्या है दोस्तों, ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड है और इसमें चिरल कार्बन ना होने के कारण ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है। तो ग्लाइसिन जो है ये प्रकाशिक रूप से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन यानी चिरल कार्बन नहीं होते हैं। वेलिन ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 जिसमें पैराफिन वैक्स इज, पैराफिन वैक्स मोम है, एक प्रकार का एस्टर है या एसिड है या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या फिर कोलेस्ट्रॉल है।
तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन ए एस्टर। पैराफिन वैक्स इज कॉल्ड एस्टर। ओके, ध्यान रखेंगे, पैराफिन वैक्स रासायनिक रूप से उच्च फैटी एसिड और एल्कोहल का एस्टर होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माल्टोज की बात करें, देखिए माल्टोज क्या है, ये आपका डाइसैकेराइड है। स्टार्च आपका क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है और लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। तो क्या पूछा गया था, डाइसैकेराइड नहीं है। तो स्टार्च क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड नहीं है। तो 14 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 और 15 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजुगेट प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मित प्रोटीन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुग्मित प्रोटीन में से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे पेप्टोन। तो पेप्टोन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन से बना एक व्युत्पन्न डेरिवेटिव प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रकार का व्युत्पन्न प्रोटीन है, डेरिवेटिव प्रोटीन है। ये संयुग्मित नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं है। लेकिन फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन ये तीनों क्या है, ये संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक है, और पेप्टोन क्या है, ये एक प्रकार का डेरिवेटिव प्रोटीन है, नॉट कॉन्जुगेट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये संयुग्मित प्रोटीन नहीं है पेप्टोन। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम आर सेंसिटिव टू। एंजाइम किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, जल के प्रति या हीट के प्रति या एंजाइम या फिर प्रेशर। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो हीट के प्रति, ये ऊष्मा के प्रति क्या होते हैं, अपनी सक्रियता खो देते हैं। तो इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 17 जिसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूट मेथेन। अमीनो एसिड जो है प्रतिस्थापित मीथेन है। तो बिल्कुल ये आपका सही कथन है। और बी ऑप्शन देखेंगे तो जिसमें दिया ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन है। तो ये भी इसका जो है सही कथन है। ग्लिसरॉल क्या है, एक प्रकार का ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन है। इसको याद रखेंगे आप सभी, क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा देखेंगे जिसमें लाइसिन इज ए नेचुरल अमीनो एसिड। लाइसिन क्या एक तटस्थ अमीनो एसिड है, नेचुरल अमीनो एसिड है। देखिए लाइसिन इज नेचुरल अमीनो एसिड, यह कथन गलत है क्योंकि लाइसिन एक क्षारीय बेस है जो अमीनो एसिड है। ठीक है, ये तटस्थ नहीं है, इसलिए इसमें जो कथन है वो सी वाला कथन आपका सत्य है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना इनमें से कौन सी है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, जिसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। क्या ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। बी वाला देखेंगे जिसमें मे बी एदर अल्फा और बीटा, ये अल्फा या बीटा हो सकते हैं। तो ये भी भाई एग्जैक्ट इसका जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें आपका एग्जैक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी देखेंगे जिसमें दिया गया है कि इज अनरिलेटेड टू फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि यह प्रोटीन के कार्य से संबंधित नहीं है। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी देखेंगे जिसमें है कि इज डेडिकेटेड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल सब यूनिट्स, यह अभिव्यक्त सब यूनिट्स की प्राथमिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 और 19 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड नहीं है, तो इसमें माल्टोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है और ग्लैक्टोस है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब। तो अब यहाँ पर बात करेंगे माल्टोस की। तो माल्टोस क्या है, एक प्रकार का ये आपका डाइसैकेराइड है। लैक्टोस भी डाइसैकेराइड है और सुक्रोस भी। लेकिन ग्लैक्टोस क्या है, ये ग्लैक्टोस आपका कौन सा सैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो इसमें आपका ग्लैक्टोस ये जो है क्या है, तो ग्लैक्टोस एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर में ऑप्शन आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस ये सभी क्या हैं, ये आपके
डाइसैकेराइड है। माल्टोस को क्या कहते हैं भैया? माल्टोस जो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो माल्टोस होती है, नहीं माफ कीजिएगा, माल्टोस नहीं, सुक्रोस होती है, ठीक है। फ्रक्टोस, माफ कीजिएगा, फ्रक्टोस सबसे मीठी शर्करा है। बाकी लैक्टोस को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, सुक्रोस को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, और जब ग्लूकोज आए तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, जिसमें है काइटिन इज ए। काइटिन है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, या नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड है, या लिपोप्रोटीन है, या फिर प्रोटीन है। तो काइटिन की बात हो रही है, तो काइटिन क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो कीड़ों के बाहरी कंकाल में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, और 21 नंबर प्रश्न में है कि हु फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? कुहने ने। और कब किया था? तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता रहता है पेपर में। तो इसका कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है? सन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कब ये गढ़ा गया था, तो ये 1878 में, 1878 में एंजाइम शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? तो विलियम कुहने के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 22, जिसमें है कि हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ जाइमेस ऑफ एंजाइम इन ईस्ट। ईस्ट में एंजाइम के लिए जाइमेज शब्द किसने दिया था? तो जाइमेज जो शब्द दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? याद रखेंगे, वो एडवर्ड बुचनर ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड बुचनर ने दिया था। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर। बुचनर ने ईस्ट से जाइमेज को निकाला था और सिद्ध किया था कि किण्वन कोशिकाओं के बाहर भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि एंजाइम्स आर बेसिकली और ऑल एंजाइम्स कंटेन, यानी एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, या सभी एंजाइम में क्या होता है? शर्करा, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन्स। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। या सभी एंजाइम में क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है सभी एंजाइम में, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 24, जिसमें है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इट वाज सजेस्ट बाई। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो सुझाव दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो याद रखेंगे, ये जो सुझाव है ये किसने दिया था? तो ये सुमनर ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। जेबी सुमनर ने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया और बताया कि वे सभी प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, जिसमें है कि हु गॉट द नोबेल प्राइज वर्किंग ऑन एंजाइम्स इन द ईयर ऑफ 1978। वर्ष 1978 में एंजाइम पर कार्य करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? डब्ल्यू अर्बर और डी नेथन्स को दिया गया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों दिया था? तो दोस्तों 1978 में इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर कार्य किया था। कब किया था? तो 1978 में, ठीक है। नाम क्या था? तो डब्ल्यू अर्बर एंड डी नेथन्स। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, जिसमें एंजाइम बेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंजाइमों की खोज पहली बार किसमें हुई थी? तो एंजाइम खोजा गया था, किसमें खोजा गया था? ये खमीर यानी ईस्ट में सबसे पहले खोजा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 27, जिसमें हु डिस्कवर्ड को एंजाइम्स। को एंजाइम की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो को एंजाइम की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो फिटस लिपमैन के द्वारा खोज की गई थी। किसकी? सह एंजाइम यानी को एंजाइम की, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 28, जिसमें है एन एंजाइम कैन बी सिंथेसिस बाय केमिकली बॉन्डिंग टुगेदर मॉलिक्यूल ऑफ। एक एंजाइम को उसके अणुओं को रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर संश्लेषित किया जा सकता है। तो संश्लेषित किया जा सकता है अमीनो एसिड के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अमीनो एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि यहां पर बात हो रही है जो एंजाइम है वो क्या है? प्रोटीन है। अमीनो एसिड की श्रृंखला से वही बने होते हैं, तो अमीनो एसिड इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 29, जिसमें है क्वेश्चन
कि टीलोमेरेज इज एन एंजाइम व्हिच इज ए, टीलोमेरेज एक एंजाइम है जो एक है सिंपल प्रोटीन है या आरएनए है या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है या फिर दोहरावदार डीएनए है। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो टीलोमेरेज है ये एक एंजाइम है जो एक प्रकार का राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स, पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक दोनों बंध के निर्माण में क्या शामिल है? हाइड्रेशन, विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन, डिहाइड्रेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? डिहाइड्रेशन। दोनों बंध के निर्माण के दौरान पानी एक अणु बाहर निकल जाता है जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। तो पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक दोनों बंध के निर्माण में डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया शामिल है। प्रश्न नंबर 31 जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम्स इज नोन एज, एंजाइम के गैर प्रोटीन भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो एंजाइम्स के गैर प्रोटीन भाग की बात हो रही है तो इसको हम को एंजाइम्स के रूप में जानते हैं। किस नाम से? को एंजाइम्स के रूप में जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 31 का ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 जिसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स, यानी एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है। तो इसमें देखेंगे एपो एंजाइम दिया गया है कि एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो इसमें बिल्कुल ये नहीं होगा भाई। देखिए यहाँ पर होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होगा। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। पूछा क्या गया था कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यही कथन सही है कि होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ओके, चलिए, या अगर आपसे पूछा जाए कि एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम क्या ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये होलो एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33 जिसमें को एंजाइम इज, को एंजाइम है यानी को एंजाइम को हिंदी में कहते हैं सह एंजाइम। तो सह एंजाइम क्या है? ऑलवेज ए प्रोटीन। तो ये ऑलवेज प्रोटीन नहीं होते हैं। ऑफन ए विटामिन, तो बिल्कुल सही है, जो ये को एंजाइम्स हैं ये अक्सर एक विटामिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि को एंजाइम विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से व्युत्पन्न होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 जिसमें प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन फॉर्म आरएनए फ्रॉम डीएनए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए से आरएनए बना सकता है? आपके ऑप्शन है जिसमें पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें सम्मिलित नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए टेम्पलेट्स का उपयोग करके आरएनए का निर्माण करते हैं। तो 34 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 जिसमें है सब्ट्रैक्ट ऑफ एमाइलेज एंजाइम इज, एमाइलेज एंजाइम का सब्ट्रैक्ट क्या है? तो एमाइलेज एंजाइम का पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया? सब्ट्रैक्ट। तो याद रखेंगे स्टार्च इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्च क्या है? ये एमाइलेज एंजाइम का सब्ट्रैक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 36 ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि एंजाइम विच हाइड्रोलिसिस स्टार्च टू माल्टोज इज, वह एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में जल अपघटित यानी हाइड्रोलिसिस कराता है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है भैया? याद रखेंगे एमाइलेस। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा एमाइलेस। एमाइलेस क्या करता है? एमाइलेस वह एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में जल अपघटित कराता है। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 जिसमें है कि एंजाइम कंसल्टेड विथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संबंधित एंजाइम कौन कौन से हैं? जिसमें हाइड्रोलेज सम्मिलित है, डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसएमिनेज और डिस्मोलेज। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संबंधित एंजाइम जो हैं वो
डिहाइड्रोजिनेज है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर में कि एंजाइम रिच कंपाउंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊर्जा से भरपूर यौगिक कौन से हैं? तो इनमें से भरपूर यौगिक पूछे गए हैं तो एटीपी एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो जब भी जैविक ऑक्सीकरण की बात होगी तो इसके दौरान होने वाले ऊर्जा से जो भरपूर यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? एटीपी कहलाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न में है द टर्म ऑफ बीएमआर स्टैंड फॉर, बीएमआर शब्द का अर्थ क्या है? बीएमआर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बेसल मेटाबॉलिट रेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, क्योंकि बीएमआर पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में शरीर की न्यूनतम ऊर्जा खपत कहलाता है, इसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 और 40 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र का महत्व क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रेब्स चक्र का इसमें महत्व पूछा गया है। तो दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्रेब्स चक्र का महत्व क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये इसका महत्व है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये क्रेब्स चक्र का महत्व है, याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 41, जिसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज, मेटाबॉलिज्म चयापचय में ग्लूकोज के उपयोग होने का पहला चरण क्या है? तो ग्लूकोज के उपयोग होने का जो पहला चरण है जिसे ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। कोशिका में प्रवेश करते ही ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाता है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 42, जिसमें क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स ट्विस एज मैनी कैलोरीज पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी कैलोरी देता है? तो दुगनी कैलोरी कौन देता है भाई साहब? ये फैट्स देता है। जब भी बात हो कि कौन प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी कैलोरी देता है, तो फैट यानी वसा देता है दुगनी कैलोरी, वसा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 43, जिसमें क्रेब्स साइकिल इज एसोसिएटेड विथ, क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये 3 वर्षों में रिपीट हो चुका है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे आप सभी। तो क्रेब्स साइकिल इज एसोसिएटेड विथ, इसमें पहला देखेंगे किडवन, क्या ये किडवन से एसोसिएटेड है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायवीय श्वसन से क्रेब्स चक्र संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्रेब्स चक्र केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 में ग्लाइकोजन इज स्टोरेड इन आवर बॉडी इन, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? लीवर ओनली, लीवर एंड मसल्स, लीवर एंड स्प्लीन, या फिर स्प्लीन एंड मसल्स? तो आपको बता दें ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन, तो ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स में होता है। कहां पर होता है ये? लीवर और मसल्स में। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45 में ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली, सभी एंजाइम मूल रूप से होते हैं, ये स्टेरॉइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर लिपोप्रोटीन होते हैं। तो जब बात हो ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली, तो ऑल एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, इसमें बी गेट मेजर सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज वे, यानी हमें ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा की मुख्य आपूर्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा की जो आपूर्ति है क्रेब्स साइकिल के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, क्रेब्स चक्र के द्वारा। ठीक है, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की मुख्य आपूर्ति इसी चक्र के माध्यम से होती है, यानी क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर इन द लीवर इज नोन एज, यकृत में शर्करा से ग्लाइकोजन का संश्लेषण क्या कहलाता है?
तो जब बात हो यकृत की, तो यकृत से शर्करा में ग्लाइकोजन का संश्लेषण जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 47 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48, जिसमें ग्लाइकोलिसिस मीन्स, ग्लाइकोलिसिस का अर्थ क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अर्थ ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करना, ये ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या है? जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण। ओके, ये क्या कहलाता है? ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49, जिसमें क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व, क्रेब्स चक्र में शामिल है। तो क्रेब्स साइकिल में क्या शामिल है? इसमें चेंज ऑफ पायरुविक एसिड टू रिलीज एनर्जी, ऊर्जा मुक्त करने के लिए पायरुविक एसिड का परिवर्तन, ये क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50, और 50 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है कि फैट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन ऑर्डर टू, ग्लूकोज से वसा का निर्माण किस लिए होता है? तो ग्लूकोज से वसा का निर्माण होता है किस लिए? कीप टू ब्लड शुगर लेवल, अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदलना रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा कीप द ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट, रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखना, ये ग्लूकोज से वसा का निर्माण इसीलिए होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 में ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा गया है विच टर्म इज नॉट एप्लीकेबल टू क्रेब्स साइकिल इन रेस्पिरेशन, श्वसन में क्रेब्स चक्र के लिए कौन सा शब्द लागू नहीं होता है? साइट्रिक एसिड, ग्लूकोज, पीजीए या पायरुविक एसिड? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज शब्द का इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, श्वसन में क्रेब्स चक्र के लिए किसका? ग्लूकोज शब्द का यूज नहीं होता, बाकी साइट्रिक एसिड, पीजीए और पायरुविक एसिड का यूज किया जाता है। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें क्विक एनर्जी गेट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, हमें जो त्वरित ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में संचित होती है? तो वो एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक है, हमें त्वरित ऊर्जा जो मिलती है वो किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी जो शरीर को ऊर्जा मुद्रा में लाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि साइट्रिक साइकिल वाज प्रपोज्ड बाय, साइट्रिक चक्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था एच ए क्रेब्स के द्वारा। एच ए क्रेब्स ने कब किया था? तो 1937 में साइट्रिक साइकिल की खोज की थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच ए क्रेब्स कब किया था? तो 1937 में खोज किया था इसका, ये प्रस्तावित इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54, जिसमें क्रेब्स साइट्रिक एसिड साइकिल इज इनिशिएटेड विथ द कंडेंसेशन ऑफ, क्रेब्स साइट्रिक एसिड चक्र किसके संघनन के साथ शुरू होता है? तो किसके संघनन से शुरू होता है भाई साहब? ये शुरू होता है ऑक्सोलेटिक एसिड और एसिटाइल को COA में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55, और 55 नंबर क्वेश्चन में है कि ए डाइसैकेराइड व्हिच गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, एक डाइसैकेराइड जो जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज के 2 अणु देता है। तो ग्लूकोज के 2 अणु कौन कौन से देता है? कौन देता है ग्लूकोज के 2 अणु? तो जब हम किसका जल अपघटन कराते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जब हम माल्टोस का जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। अगर सुक्रोज का कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, अगर माल्टोज का कराएंगे तो हमें 2 अणु मिलेंगे ग्लूकोज के ही। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, जिसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है? तो सुक्रोज क्या है? ये आपका डाइसैकेराइड है। ग्लाइकोजन की बात हो रही है, तो ग्लाइकोजन क्या है जल्दी से बताने का आप सब प्रयास करेंगे। तो ग्लाइकोजन एक जटिल पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, चलिए
और लैक्टोज क्या है, तो ये आपका डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, जिसमें है वेयर ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, मसल्स में होता है या फिर साइटोप्लाज्म में, गोल्गी बॉडी में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों याद रखेंगे जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये कहाँ पर होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें 57 नंबर प्रश्न में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन साइटोप्लाज्म। ओके, 57 में आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58, जिसमें है कि व्हाट इज नॉट फाउंड इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र में नहीं पाया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्रेब्स चक्र में नहीं पाया जाता है। इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, पायरुविक एसिड क्रेब्स चक्र का हिस्सा नहीं है। यह चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल को एसिटाइल में बदलता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रेब्स साइकिल में यानी कि पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59, जिसमें है कि सर्टेन बी विटामिन एक्ट एस। कुछ विटामिन किस रूप में कार्य करते हैं, तो कुछ विटामिन की बात हो रही है जो कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में, कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर यहाँ पर मिसिंग हो गया दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि इसका जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलिए क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और हमने 59 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिया था। 60 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन चयापचय का अपशिष्ट उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका अपशिष्ट उत्पाद जो है वो यूरिया, NH3 और क्रिएटिनिन है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये प्रोटीन चयापचय के मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61, 61 नंबर प्रश्न है, जिसमें है द प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज नोन एज। एंजाइम की सक्रियता के लिए एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है, तो इसका प्रोटीन युक्त जो भाग है इसको एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन वाले हिस्से को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62, द प्रोटीनस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम इज। श्वसन एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या है, तो श्वसन युक्त एंजाइम का जो प्रोटीन का पार्ट है वो एपो एंजाइम ही है। ये श्वसन एंजाइम में भी प्रोटीन का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि इन आवर बॉडी फास्फोरस इज फाउंड इन। हमारे शरीर में फास्फोरस कहाँ पर पाया जाता है, तो फास्फोरस की बात हो रही है, तो फास्फोरस जो पाया जाता है ये मुख्य रूप से कैल्शियम के साथ हड्डियों और दांतों में होता है, बोन्स एंड टीथ में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 64, जिसपे है नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोडक्टेड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के प्रति अणु से उत्पन्न होने वाला एटीपी अणुओं की संख्या कितनी है, तो एटीपी अणुओं की जो संख्या है वो 2 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 65, जिसमें है कि नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड इन आवर बॉडी इज। हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, तो हमारे शरीर में जो आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या, यानी कि अगर हम वयस्क की देखें तो वयस्कों में 8 से 10 अमीनो एसिड आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10। ठीक है, अगर 8 से 10 है तब भी आप लगा सकते हैं ऑप्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66, इसमें प्रोटीन्स आर मेनली रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर। शरीर में मुख्य रूप से प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है, रिपेयर के लिए, बोथ के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखेंगे कि शरीर में मुख्य रूप से प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो ग्रोथ और रिपेयर दोनों के लिए होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67, जिसमें इंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन हाइड्रोलिसिस आर। प्रोटीन जल अपघटन हाइड्रोलिसिस के अंतिम उत्पाद कौन से हैं, तो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, तो इसके जो अंतिम उत्पाद हैं मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन पूरी तरह से टूटने पर अमीनो एसिड का मिश्रण देता है, ए मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का
सही उत्तर। प्रश्न नंबर 68 जिसमें है एन एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से भरपूर यौगिक कौन है? तो ऊर्जा से भरपूर यौगिक की बात हो रही है, तो ये जो है ये कौन सा होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। ठीक है, एटीपी इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न की व्हेन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी इट रिलीज, जब एटीपी एडीपी में परिवर्तित होता है तो ये मुक्त करता है, तो ये क्या मुक्त करता है? एनर्जी को मुक्त करता है, यह एनर्जी को मुक्त करता है। जब एटीपी का फास्फेट बंध टूटता है तो ऊर्जा क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70 जिसमें ए पार्ट फ्रॉम यूरिया टू अनदर अमोनिया कंपाउंड एक्सर्टेड इन, यानी कि यूरिया के अलावा उत्सर्जित होने वाला अन्य अमोनिया यौगिक कौन सा है? तो अन्य अमोनिया यौगिक जो है वो NH3 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। स्तनधारी मुख्य रूप से यूरिया और कुछ मात्रा में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम केसेस, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो जब शरीर में कैल्शियम की कमी आती है तो रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग होता है। किसमें ज्यादातर होता है? तो ये बच्चों में अधिकांश होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72 जिसमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के में बी लीड टू, विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? तो विटामिन के की जो कमी होती है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए यह आवश्यक होता है, फेलियर ऑफ क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है विटामिन जब के की कमी होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 73 जिसमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कस विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? याद रखेंगे तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, जिसे जीरोथर्मिया कहते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54 मिल्क प्रोटीन इज, दुग्ध का प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में कौन क्या पाया जाता है? तो दूध में केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन जिसमें है कि कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो विटामिन ए देखेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, और विटामिन डी का क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी का, तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 76 जिसमें है कि फैट सालबुल विटामिन आर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है, तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए डी और ई, ए डी ई ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी इसमें ए बी सी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इसमें आपका विटामिन बी जो है और सी ये किसमें है? तो जल में घुलनशील है। लेकिन ए डी ई ये विटामिन मुख्य रूप से विटामिन ए, याद रखेंगे इसमें और ऑप्शन भी ऐड हो सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी सभी जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77 विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किसके लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन ए ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी है, रतौंधी नामक रोग के लिए। मुख्य रूप से विटामिन ए की जब कमी होती है तो ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 78 विटामिन बी इज रिलेटेड टू, विटामिन बी का संबंध किससे है? तो विटामिन बी का जो संबंध है वो FMN और FAD से है। विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, जो FMN और FD को एंजाइम बनाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 79 जिसमें इफ ए चाइल्ड ब्लीड्स ए डॉक्टर
रिकमेंडेड फॉर, यदि किसी बच्चे को क्या हो रहा है, ब्लीडिस हो रहा है यानी रक्त स्त्राव हो रहा है, तो डॉक्टर क्या सलाह देता है, डॉक्टर उसको विटामिन के की सलाह देता है, इसको विटामिन के की मात्रा दी जाए। रक्त स्त्राव रोकने के लिए डॉक्टर विटामिन के की सलाह देते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 80 जिसमें है राइबोफ्लेविन इज, राइबोफ्लेविन है, तो राइबोफ्लेविन की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखेंगे राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 81 जिसमें है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कैसे, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ये आपका जीरोथैलेमिया होता है। एनीमिया, एनीमिया जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स नामक रोग, सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी से होता है। ठीक है, तो स्कर्वी पूछा गया था विटामिन सी की कमी से, तो क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें खट्टे पदार्थ ज्यादा से ज्यादा सेवन किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 जिसमें है एयरलेस्ट नॉन विटामिन सी, सबसे पहले ज्ञात विटामिन है, तो सबसे पहले जो विटामिन की खोज की गई थी वो कौन सी विटामिन थी, तो विटामिन सी की खोज सर्वप्रथम की गई थी। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83 वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछा गया है, तो बी एंड सी, बी और सी जो है ये किसमें, जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है, और विटामिन ई ये क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या पूछा गया था, जल में घुलनशील विटामिन, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 84 जिसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 85 जिसमें सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस इन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहां पर होता है, तो स्किन में होता है, ये त्वचा में होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 जिसमें इन मैन द पीएच ऑफ स्लाइवा वेरीज फ्रॉम, मनुष्य में लार का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य में दोस्तों लार का जो पीएच मान होता है वो 6.7 से लेकर के 7.2 तक होता है। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, लार का पीएच हल्का अम्लीय तथा तटस्थ के बीच होता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 87 जिसमें पेप्सिन इज एग्जाम्पल ऑफ, पेप्सिन किसका उदाहरण भाई, तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या हार्मोन्स है, बिल्कुल नहीं भाई, पेप्सिन जो है ये एंजाइम्स है, पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88 जिसमें प्रश्न है कि इन मैन द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज अबाउट, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो मनुष्यों में आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर यानी 30 से 32 फीट के आसपास होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीट पे पूछा जाए तो 32 लगाएंगे, अगर मीटर में पूछा जाए तो 9 मीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 89 जिसमें फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमेच इज टू, अमाशय में HCl का कार्य क्या है, तो अमाशय में HCl का कार्य क्या है दोस्तों, याद रखेंगे अमाशय में HCl का मुख्य कार्य है पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना और कीटाणुओं को मारना। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर, एक्टिविटी एक्टिव पेप्सिगन टू पेप्सिन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90 जिसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटेड अप टू, प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर पूर्ण होता है, तो ये कहां पर पूर्ण होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे छोटी आंत इलियम में होता है। ये कहां पर होता है, इलियम यानी छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम तक पाचन और अवशोषण लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण जो होता है वो कहां पर होता है, वो इलियम में होता है यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 जिसमें है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एप्रिसिएटेड बाय, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित किसके द्वारा होता है, ये एमाइलोपेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा,
एमाइलोपेप्सिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित होता है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अग्नाशय का एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। प्रश्न नंबर 92 जिसमें गैस्ट्रिक जूस ऑफ ह्यूमन बींग्स कंटेन्स, मनुष्य में जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो मनुष्य के जठर रस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन होता है। क्या होता है, लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 93 जिसमें ऑल एंजाइम्स आर केमिकली स्पीकिंग, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स या फिर लिपिड्स। तो रासायनिक रूप से सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94 और 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमाइलेज इज एन एंजाइम फॉर विच द सब्सट्रेट इज, यानी एमाइलेज एक एंजाइम है जिसका सब्सट्रेट क्या है, तो जिसका सब्सट्रेट है क्या, स्टार्च। ये स्टार्च आंसर हो जाएगा इसमें, ये भी दोहराया गया क्वेश्चन है, ये दोनों में मैंने पहले सॉल्व करा दिया है आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 95 ए गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज, लाइपेज का एक अच्छा स्रोत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइपेज का अच्छा सोर्स पूछा गया है, तो लाइपेज का अच्छा जो सोर्स होता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है। पैनक्रियाटिक जूस ये लाइपेज का सबसे अच्छा स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अग्नाशयी रस लाइपेज का सबसे शक्तिशाली स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 96 जिसमें है इन इंस्टेंटाइन पीएच वैल्यू ऑफ, आंत में पीएच मान कितना होता है, तो आंत में पीएच मान जो होता है वो 8.5 से लेकर 9.00 तक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 97 जिसमें फैट इज डाइजेस्टेड बाय हेल्प ऑफ, वसा का पाचन किसकी सहायता से होता है भाई, तो वसा का जो पाचन होता है ये लाइपेज की मदद से होता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 98 इन मैन द गैस्ट्रिक जूस है, मनुष्य में जठर रस में क्या पाया जाता है, तो मनुष्य के जठर रस की बात यहाँ पर पूछी गई है। तो मनुष्य के जठर रस में पाया जाता है लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन। क्या पाया जाता है, लाइपेज, पेप्सिन एंड रेनिन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 99 जिसमें बाइल हेल्पिन, पित्त किसमें मदद करता है, तो पित्त जो होता है ये किसमें मदद करता है, ये एस्टिफिकेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, एस्टिफिकेशन, पित्त यानी बाइल वसा के इमिल्सीकरण यानी कि एस्टिफिकेशन में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 100 जिसमें बिफोर कमिंग द एलिमेंट्री कैनल बाइल टू इज स्टोर्ड इन, आहार नाल में आने से पहले पित्त कहाँ पर जमा होता है, तो ये गाल ब्लेडर में होता है। पित्त रस जो होता है वो गाल ब्लेडर यानी पित्त यकृत में बदलता है, लेकिन पित्ताशय में जाकर के ये जमा हो जाता है। तो जब आहार नाल में आने से पहले जो पित्त होता है वो गाल ब्लेडर में जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। तो 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 101 जिसमें है डाइसैकेराइड व्हिच गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, वह डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज के दो अणु देता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें दिया गया है कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोस और ग्लैक्टोज। तो माल्टोस याद रखेंगे, माल्टोस में राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, डाइसैकेराइड वह डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज के दो अणु देता है। माल्टोस जो देता है वो ग्लूकोज के दो अणु देता है जब इसका जल अपघटन कराया जाता है। सुक्रोज का जब माफ कीजिएगा, जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक अणु ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और जब माल्टोज का कराते हैं तो हमें दो अणु किसके प्राप्त होते हैं, किसके, तो ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, वो डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज के दो अणु देता है वो माल्टोस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 110 जिसमें स्लाइवा कंसर्ट, माफ कीजिएगा, स्लाइवा कन्वर्टेड यानी कि लार प्रवर्तित करता है। लार क्या प्रवर्तित करता है, तो लार स्टार्च इनटू माल्टोस, लार जो होता है वो स्टार्च से माल्टोस में बदल देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी प्रश्न का सही उत्तर। लार में मौजूद जो एंजाइम होती है उसका नाम है टाइलिन। तो ये एमाइलेज जो होता है वो एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। 103 नंबर प्रश्न है डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक प्लेस इन,
यानी स्टार्च का पाचन कहां पर होता है? तो बुकल कैविटी एंड ड्यूडेनम में क्या होता है? स्टार्च का पाचन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 104 जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर इज, श्वसन केंद्र कहां पर स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र की बात हो रही है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर अवस्थित होता है? तो जब भी श्वसन केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये आपका हो जाएगा मेडुला अल्बांगाटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो श्वसन केंद्र कहां पर स्थित होते हैं? तो ये मस्तिष्क का मेडुला अब्लागाटा, ये भाग श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, इसी में स्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा 104 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 105 जिसमें है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पृथक्कीकरण वक्र कैसा होता है? तो इसका जो पृथक्कीकरण वक्र होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो वो सिग्मोइड होता है। कैसा होता है? सिग्मोइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये एस आकार का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 106 जिसमें गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन, गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? तो ये एल्बियोली में होता है। गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? एल्बियोली में। तो 106 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 107 जिसमें 1 मोल ऑफ एटीपी हैज, एटीपी के 1 मोल में कितनी ऊर्जा होती है? तो एटीपी के 1 मोल की बात हो रही है, तो एटीपी के 1 मोल के टूटने पर लगभग 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 के सी एल एनर्जी। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटीपी आर फॉर्मेट, यानी अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के कितने एटीपी बनते हैं? तो टोटल एटीपी जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? इनका एटीपी का शुद्ध लाभ जो होता है वो 2 एटीपी का होता है इसमें। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 109 जिसमें है कि गैसियस इन ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड इन, रक्त में गैसों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसमें याद रखेंगे गैसों का जो परिवहन होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि रक्त का जो माध्यम है वो हल्का क्षारीय होता है और पीएच लगभग जो इसका होता है वो 7.4 होता है, तो इसमें गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, चलिए 109 नंबर प्रश्न में आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 110 जिसमें ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ बॉडी थ्रू, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन किसके माध्यम में पहुंचाई जाती है? तो ये आरबीसी के द्वारा पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 111 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ट्रैकिया, निम्नलिखित में से कौन श्वास नली ट्रैकिया को सिकुड़ने से रोकती है? तो ट्रैकिया को सिकुड़ने से जो रोकती है वो कौन रोकती है? तो दोस्तों इसमें याद रखेंगे आपका हो जाएगा कार्टियाजिनस रिंग्स। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिकुड़ने से रोकती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 112 जिसमें द मेटल एसोसिएटेड विथ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी धातु कौन सी है? तो हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ी धातु होती है वो आयरन होती है, लोहा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के केंद्र में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 112 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 113 और इस क्वेश्चन में है कि इफ CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस द ब्रीथिंग सेल, यदि रक्त में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तो श्वसन दर क्या होता है? श्वसन दर भी इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हम रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो मस्तिष्क क्या करता है? श्वसन दर को बढ़ा देता है ताकि जो अतिरिक्त गैस है वो बाहर निकल सके। प्रश्न नंबर 114 जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर इज, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पर अवस्थित है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो मेडुला में स्थित होता है। ठीक है, तो मेडुला आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 115 जिसमें द एंड प्रोडक्शन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अवायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो लैक्टिक एसिड है। क्या है? लैक्टिक एसिड।
जानवरों की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है। तो 115 नंबर प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 116 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 116 नंबर प्रश्न है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर इन मैन इज अबाउट। मनुष्य द्वारा ग्रहण की गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 21% ऑक्सीजन होता है इसमें, ठीक है, वायुमंडल में। और हमारी सांस ली गई हवा में ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो 21% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज, श्वसन की दर कब बढ़ती है? श्वसन की दर जब कब बढ़ती है? जब हाईलाइट एटीट्यूड हो, हाइगर एटीट्यूड जब हो जाए, ठीक है, माफ कीजिए एल्टीट्यूड, हाइगर एल्टीट्यूड, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हाइगर एल्टीट्यूड और इंक्रीज ऑफ CO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और फॉल ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, तो क्या हो जाता है? रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हिचकी किसकी मांसपेशियों में ऐंठन के कारण आती है? जब हिचकी आती है तो मांसपेशियों में ऐंठन होती है तब आती है। तो कौन सी मांसपेशियों में ऐंठन होती है तब हिचकी आती है? तो डायफ्राम, ठीक है, माफ कीजिएगा डायफ्राम के जब इसमें ऐंठन आने लगती है, डायफ्राम के अचानक होने वाली ऐंठन से हिचकी हमें आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 119 जिसमें है HB हीमोग्लोबिन इज ब्लड पिगमेंट फाउंड इन। हीमोग्लोबिन रक्त वर्णक किसमें पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास कीजिएगा। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स या अर्थवॉर्म या ऑल? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, क्योंकि हीमोग्लोबिन कशेरुकों, वर्टिब्रेट्स और कछुए जैसे अकशेरुकों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर प्रश्न है इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? लगभग 95% ग्लोबिन प्रोटीन और 5% हीम भाग होता है। तो ग्लोबिन कंपोनेंट इज मोर, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ग्लोबिन कंपोनेंट्स इज मोर। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 121 जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसियस इन टिश्यू टेक्स प्लेस बाय। ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, उसके द्वारा होता है। तो 121 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 122 में पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर पूछा गया, हृदय का पेस मेकर है। तो SA नोड, SA नोड हृदय का पेस मेकर है जिसे साइनो एड्रिनल नोड कहा जाता है। तो साइनो एड्रिनल नोड हृदय की धड़कन शुरू करता है, इसलिए इसे पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 123 जिसमें है कि लिम्फोस डिफर फ्रॉम ब्लड इन एब्सेंस ऑफ। लसिका रक्त की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। तो ये भिन्न होता है RBC के कारण। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए यह रंगहीन होता है। प्रश्न नंबर 124 इसमें एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन ब्लड ग्रुप। रक्त समूह में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। कौन सी एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होती है रक्त समूह में? तो दोस्तों याद रखेंगे AB, ब्लड ग्रुप AB अनुपस्थित होती है रक्त समूह में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट उत्तर, क्योंकि AB रक्त समूह में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होती है। प्रश्न नंबर 125 जिसमें है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन कॉन्जुगेशन। रक्त के जमने कॉन्जुगेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो रक्त के जमने में सबसे आवश्यकता जो होती है वो कैल्शियम की होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126 जिसमें है CO2 ट्रेवल इन ब्लड मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ। रक्त में CO2 का परिवहन अधिकतम किसके रूप में होता है? तो अधिकतम इसका जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे आप सभी कि ये NaHCO3 के
परिवहन में माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है रक्त समूह में CO2 का परिवहन अधिकतम किस रूप में होता है? तो ये दोस्तों सबसे अधिक जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। ठीक है, परिवहन जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन NaHCO3। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 127, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई, हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये जो नियंत्रित होती है हृदय की धड़कन, ये बोथ नर्व्स एंड हार्मोन्स दोनों से होती है। ठीक है, हार्मोन्स और नर्व्स दोनों से कंट्रोल होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 128, जिसमें प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप दैट कंटेन एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इज, वह रक्त समूह जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन दोनों उपस्थित हो तो वो ब्लड ग्रुप ए बी है आपका, ब्लड ग्रुप ए बी। जिसमें आरबीसी मैच्योरेशन फैक्टर इज प्रेजेंट इन, आरबीसी परिपक्वता मुख्य कारक कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ये लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में। उसके बाद में ये बोन मैरो में जाता है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 130, जिसमें पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हृदय का पेस मेकर इनमें से कौन सा है? तो SA नोड ये हृदय का पेस मेकर है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 131, जिसमें द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन का मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो इसमें फाइब्रोगन और एल्बुलिन और एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये सभी इसके मुख्य घटक हैं, इसलिए इसमें आपका तीनों आंसर होना चाहिए। तो ये सस्पेंस का क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। याद रखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के मुख्य घटक के रूप में फाइब्रोनोगन के और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 132, जिसमें है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो केवल ये ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसी से ये रक्त ले सकता है। बाकी ये रक्त डोनर है, ये सर्वदाता ग्रुप है ओ वाला व्यक्ति, जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता कहलाता है, यानी कि डोनर कहलाता है। सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है, लेकिन जब ओ वाले व्यक्ति को जरूरत होगी तो केवल जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वही इसको देगा। तो 32 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। 134 नंबर प्रश्न है एनीमिया इज, एनीमिया है तो एनीमिया क्या है दोस्तों? देखिए एनीमिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, ना ही ये अनुवांशिक रोग है एनीमिया, और ना ही वंशानुगत है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, इसमें नन ऑफ दीज आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मुख्य रूप से एनीमिया जो होता है वो लोहे या विटामिन की कमी से होने वाला ये रोग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 135 इसमें है कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फाउंड इन, ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दोनों पाए जाते हैं ब्लड में। कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 136 नंबर प्रश्न है ईसीजी रिकॉर्ड से, ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? तो ईसीजी पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करता है, यानी हृदय की धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत विभव के परिवर्तन को ये रिकॉर्ड करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 137, जिसमें इन ब्लड CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू, रक्त में CO2 मुख्य रूप से किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो आरबीसी के माध्यम से ले जाया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 138 में ब्लड बैंक इज, ब्लड बैंक है तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं भैया? लीवर, स्प्लीन, किडनी या हार्ट? तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्प्लीन, प्लीहा। स्प्लीन जो है ये शरीर का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान इसको भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 139 में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज, वृक्क की यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन याद रखेंगे। नेफ्रॉन किडनी की मूल्य कार्य करने की इकाई है और ये कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 140, जिसमें यूरिया इज सिंथेसाइज इन द, यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141, जिसमें द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय, यूरिया में यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा माफ कीजिएगा होता है दोस्तों? तो ये जो होता है वो आर्निथिन साइकिल के माध्यम से होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर।